हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी पॉलिटिक्स की क्लास नंबर 12th। लास्ट क्लास में हमने वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, मार्क कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 28 निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग के बारे में हमारे संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसे, एकदम रट लेना इस पॉइंट को, ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 25 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इस पॉइंट को मार्क कीजिएगा। इसके बाद यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया होगा और पूछ रखा होगा ये एक संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, और भी ऑप्शन होते हैं 3-4 ऐसे टाइप के, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग कैसी निकाय है? ये एक स्थायी मतलब परमानेंट संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब होता है जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। जैसे वित्त आयोग के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे ही निर्वाचन आयोग के बारे में भी संविधान में लिखा हुआ है। ये तीनों ही स्थायी संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। मतलब इसके मेंबर्स कौन कौन है? तो एक तो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके नीचे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो टोटल 3 मेंबर्स मिलकर इस संस्था का गठन करते हैं। और इन तीनों मेंबर्स की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यहां से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, जैसे अभी इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है या अन्य निर्वाचन आयुक्त के नाम पूछ लिए गए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है यहां से, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। और रिटायरमेंट की एज है इनकी 65 वर्ष। तो इनके कार्यकाल के दौरान ही, मान लीजिए 3 वर्ष हुए हैं कार्यकाल को, तभी इनकी आयु अगर 65 वर्ष हो गई तो ये तभी रिटायर हो जाएंगे। तो जो भी पहले पूरा हो जाएगा, पहले 65 वर्ष से हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, या फिर उससे पहले 6 वर्ष पूरे हो गए तो भी ये अपने पद से हट जाते हैं। ये किसके बारे में था? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। इनके नीचे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनके बारे में है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, परंतु इनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 वर्ष 62 वर्ष होगी, ठीक है। इन तीनों का जो टाइम पीरियड है सर्विस का वो सेम है, 6 वर्ष तक तीनों सर्विस में रहेंगे, लेकिन रिटायरमेंट की एज अलग अलग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी रिटायरमेंट की एज 62 वर्ष होगी। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान में रखना है इसे। आगे है, पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था, लेकिन 1993 के बाद 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पहले सिर्फ एक सदस्य हुआ करते थे निर्वाचन आयोग में, बाद में 1993 के बाद से इसको 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। अब इसमें 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सही रहेगा। 1993 के बाद 3 सदस्य आयोग इसे बना दिया गया था। नेक्स्ट आपका निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य। तो क्या क्या कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं वो यहाँ पे बता रखा है, तो इनको एक बार आपको पढ़ लेना है। जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव जो भी क्षेत्र है उनकी बाउंड्री तैयार करना कि कितने क्षेत्र के लिए एक एमएलए या एमपी होंगे, ये सब तैयार करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। नेक्स्ट, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो इसको एक बार बेसिकली आपको पढ़ लेना है, याद नहीं करना है इसे, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कार्य निर्वाचन आयोग के होते हैं, ठीक है। आगे आपका देखिए, इस पैरा से आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला देखिए, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पॉइंट नंबर 3, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। तो इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाएगी। और महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूं। अगर ये राज्यसभा से स्टार्ट हो रही है तो 50 लोगों की अनुमति चाहिए। अगर लोकसभा से महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है तो 100 लोगों की अनुमति चाहिए। उसके बाद 14 दिन की सूचना मुख्य चुनाव आयुक्त को देनी पड़ेगी। इसके बाद इसे 2/3 सदस्यों की बहुमत से लोकसभा में पारित होना पड़ेगा और 2/3 सदस्यों की बहुमत से राज्यसभा से पारित होना पड़ेगा, ठीक है। जब राज्यसभा और लोकसभा से महाभियोग का जो प्रस्ताव पास हो जाएगा, इसके बाद माना जाएगा कि महाभियोग प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है, और तब जाके जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनको हटाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये होती है महाभियोग प्रक्रिया। इसके बारे में हम अच्छे से पहले क्लासों में देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपको समझनी है तो आप पहले वाली क्लास में देखेंगे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे हटाया जाता है, उनको भी यही प्रक्रिया से हटाया जाता है। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनको भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। वहाँ पे मैंने इसको डीप में अच्छे से बता रखा है, ठीक है। इसके बाद है आपका, इनका दर्जा कैसा होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है।
तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा है जो हमारे देश में, वही दर्जा मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 था ये। इसके बाद बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल कहाँ पर किया गया था और कब किया गया था भारत में। तो सबसे पहले भारत में 1982 में ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? केरल के पारूर जिले में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसे याद रखिएगा। केरल के पारूर जिले में 1982 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल भारत में हुआ था। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। अगर कोई पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी बनना चाहती है तो उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी वो बता रखा है। तो यहाँ पे 3 शर्तें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला है लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों से कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना होगा। किसी पार्टी, कोई पार्टी है जैसे, उसे कम से कम 4 राज्यों में इलेक्शन लड़ना होगा और उन 4 राज्यों के इलेक्शंस के 6% वोट प्राप्त करने होंगे। किसमें जीती किसमें हारी ये मतलब नहीं करता इस शर्त में। इस शर्त में बता रखा है कि जो भी 4 राज्य थे, मान लीजिए उन 4 राज्यों को मिलाकर टोटल 100 वोट पड़े, तो इन 100 वोट का कम से कम 6 वोट तो इन्हें मिले, तब जाके शर्त पूरी होगी। तो कोई पार्टी अगर नेशनल लेवल की पार्टी बनना चाहती है तो पहली शर्त है कि उसे 4 राज्यों के इलेक्शन में कम से कम टोटल वोट का 6% प्राप्त करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो शर्त है वो आसान है आपकी, उसमें बता रखा है इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें प्राप्त करनी होंगी। तो वो चाहे तो मान लीजिए एक राज्य है यूपी, वहां से 4 सीटें जीत ले वो पार्टी तो चल जाएगा, या यूपी, बिहार, झारखंड, इन तीनों को मिलाकर 1, 1, 2, इन तीनों में जीती हुई सीटों को मिलाकर 4 पूरी कर लेती है तो भी चल जाएगा। तो 3, इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। टोटल 4 सीटें तो जीतनी है इसे, चाहे वो एक राज्य से हो तो भी चल जाएगा, या अलग अलग राज्यों को मिला के 4 सीटें पूरी करती है वो तो भी चल जाएगा। दूसरी शर्त ये है। तीसरी शर्त बता रखा है लोकसभा में 2% सीटें हों, लोकसभा में 2% सीटें हों और यह कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हों। लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो इसका जो 2% बनेगा वो लगभग बनेगा 11 सीटें। ठीक है, तो इसे कम से कम लोकसभा में 11 सीटें जीतनी होगी इस पार्टी को, और ये भी कहां से होनी चाहिए? 3 विभिन्न राज्यों से। तो हम 3 राज्य कौन से सेलेक्ट कर रहे हैं? यूपी, बिहार और झारखंड। तो ये 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों की सीटें मिलाकर कितनी होनी चाहिए लोकसभा में सीट? 11। तो मान लीजिए यूपी में उसने 4 सीटें जीती, बिहार में 3 जीती, झारखंड में 4 जीती, ऐसे देखिए 4, 3, 4 टोटल 11 सीटें हो रही है उसकी लोकसभा की। तो लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें प्राप्त करनी है, वो भी 3 या 3 से अधिक अलग अलग राज्यों की मिलाकर होनी चाहिए। किसी 2 राज्यों को मिलाकर उसने 11 कर ली तो भी शर्त ये पूरी नहीं होगी। तो ये शर्त याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप बार बार इसे पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा आपको, और याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत में अभी कितनी नेशनल लेवल की पार्टी हैं। हमारे देश में अभी कितनी राष्ट्रीय दर्जे की पार्टी हैं वो बताना है आपको। तो नेशनल लेवल की पार्टी कितनी है हमारे देश में? अभी 8। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपका राष्ट्रीय जनता पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। किसने करी थी? आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, A.O. ह्यूमे ने स्थापना करी थी, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिसका सिंबल क्या होता है? हाथी, और इसकी स्थापना किससे करी थी? काशीराम जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और जो 8th पार्टी है उसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो 8 पार्टियां हमारे देश में है अभी नेशनल लेवल की। बुक में आपको 7 नाम मिलेंगे, 8th जो नाम है उसे ऐड कर लीजिएगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी 8वीं नेशनल लेवल की पार्टी हमारे देश की। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, जैसे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने स्थापना करी, इसे भी अपनी बुक में ऐड कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, मूक टेस्ट वगैरह मैंने दिए थे, इसको मैंने इसको ऐड कर लिया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखेगा परिसीमन आयोग। तो जो निर्वाचन आयोग था उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हमने पढ़ लिया, मार्क कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत होती है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वो बनते हैं इसके कार्य से रिलेटेड। तो इसका कार्य क्या होता है परिसीमन आयोग का, उसे समझते हैं। तो परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। इनका कार्य क्या है?
सीमा क्षेत्र बनाना है, एक डिफाइन करना है एक एरिया को, कितने एरिया के लिए एक सीट होगी, एक एमएलए की सीट कितने बड़े एरिया के लिए है, कितने एरिया के लिए एक एमपी की सीट है, ये डिसाइड कौन करेगा? परिसीमन आयोग करेगा। मतलब जो आपको पता है कि सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होता है? जनगणना के आधार पे, मतलब जनसंख्या के आधार पे। मान लीजिए एक सीट 1 लाख लोगों पे एक एमएलए होगा, ये डिसाइड करती है सरकार कि 1 लाख लोग जितने एरिया में रहते हैं उस एरिया के लिए एक एमएलए बनाया जाएगा। तो इतना छोटा एरिया है, वहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं, कई जगह वहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व है लोगों का, तो उनके लिए एक एमएलए होगा, एक सीट होगी, ये बता दिया परिसीमन आयोग ने। लेकिन अगली जनगणना में पता चला कि यहाँ पर लोग कम हो गए, इतने एरिया में अब 1 लाख लोग रहते हैं, तो अब जो सीट है वो इतने बड़े एरिया के लिए एक एमएलए की सीट हो जाएगी। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का कार्य क्या है? जो सीमा क्षेत्र निर्धारित करता है, बाउंड्री बनाता है कि कितने एरिया पे एक सीट होगी एमएलए की या एमपी की। तो ये काम किसका है? परिसीमन आयोग का है। अनुच्छेद 82 के तहत इसकी स्थापना होती है। इसके सदस्य कौन कौन है इसे एक बार देख लीजिएगा। इसके सदस्य होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या करते हैं? परिसीमन करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं एक जो इलेक्शन वाला एरिया है उसकी। ठीक है, तो परिसीमन आयोग से बस आपको इतना याद रखना है इसका कार्य क्या होता है और किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 31, राजभाषा। इसमें हमारे देश में जो भी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उनके बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले आपको मार्क करना है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जो संघ है, पूरा देश है, उसकी राजभाषा क्या है? हिंदी और लिपि देवनागरी है। और अगर पूछा जाए कि भाषाओं के बारे में हमारे संविधान के किस भाग में बता रखा है, तो भाग 17 और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 में राजभाषा के बारे में बता रखा है। इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको इसे। इसके आगे देखिए, हमने जब अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में बताती है। ठीक है, उसके अनुसार हमारे देश में कितनी भाषाएं थी? जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय सिर्फ 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी, राजभाषा बताया गया था। लेकिन अब 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे रखा है। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो रखी है। तो इसे याद रखिएगा, सबसे पहले सिर्फ 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी राजभाषा के रूप में, लेकिन अब 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और ये सब किसमें बता रखा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं हैं ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप पढ़ना चाहते हो ये पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे एनालॉजी का क्वेश्चन भी आता है रीजनिंग में कि मान लीजिए केरल में मलयालम बोली जाती है, तो बताइए कि गोवा में कौन सी भाषा बोली जाएगी। ऐसा क्वेश्चन एनालॉजी का भी बनता है, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा आप। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, केरल में मलयालम, असम में असमिया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती के अतिरिक्त हिंदी बोली जाती है गुजरात में, गोवा में कोंकणी। ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कोंकणी के साथ साथ मराठी और गुजराती भी गोवा में बोली जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में उर्दू। तो ये पढ़ लेना है आपको एक बार कि कौन कौन सी भाषा है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। सिर्फ पढ़ना है, बस याद करने की कोशिश मत करें। एक बार पढ़ लेंगे तब भी आपको बेसिकली ध्यान में रहेगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा पूछी जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पे नोट मिलेगा आपको एक, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है, अर्थात भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इसे मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्या है? ये राजभाषा है। तो राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, तो हिंदी भी इन्हीं 22 भाषाओं में से एक है, कोई अलग नहीं है। तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी सिर्फ एक राजभाषा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे और डिफरेंट टीचर्स मिल जाएंगे एक ही सब्जेक्ट के लिए। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपको एक सब्जेक्ट किसी टीचर समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर से ही वही सेम सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आप अपने एम के अकॉर्डिंग बैच चूज कर सकते हैं, जैसे कोस्ट गार्ड के लिए विक्रमादित्य 2.0 बैच, एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए राफेल एयरफोर्स वाई ग्रुप, ऐसे एसएससी के लिए भी डिफरेंट बैचेस चल रहे होंगे, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम फीस में बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। देखिए, अगर आप 12 मंथ का एयरफोर्स ग्रुप वाई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 458 पर मंथ फी पड़ेगी। कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स के लिए सेम सब्सक्रिप्शन है, तीनों का आप एक ही फी में पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं ज्ञानी10, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी फीस और कम हो जाएगी। ठीक है, आपको नीचे दिख जाएगा मेरा कूपन कोड ज्ञानी10, इसको जरूर यूज कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आपात उपबंध। आपात के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब यहाँ पे बता रखी हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात बता रखे हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपात। ठीक है, 3 प्रकार की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्त इमरजेंसी। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात के बारे में। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में हमें संविधान का अनुच्छेद 352 बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कि इसकी घोषणा किसके द्वारा होती है। तो तीनों जो आपात हैं इनकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में भी इसके बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। राष्ट्रपति जी ने अगर प्रस्ताव डाल दिया कि अब देश में आपातकाल की सिचुएशन है तो आपातकाल लगाया जाए, तो राष्ट्रीय आपात 1 महीने तक पूरे देश में लगा रहेगा। लेकिन इसी 1 महीने के बीच में अगर संसद ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया तो यह आपातकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कम से कम राष्ट्रीय आपात कितने समय के लिए रहेगा, तो कम से कम 1 महीने के लिए रहेगा और ज़्यादा अनिश्चित काल तक के लिए रह सकता है। मतलब बहुत लंबे समय के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है कि कभी भी खत्म ना किया जाए किसी देश में आपात, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है संसद 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा दिया जाए, मतलब संसद अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो यह 6 महीने तक चलता रहेगा। ठीक है, संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। मतलब संसद एक बार में इसे 6 महीने के लिए बढ़ाएगी और जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे तो फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। तो ऐसे ही 6 महीने करके इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि कम से कम कितने समय के लिए लगाया जाता है आपात और ज़्यादा कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव। तो आपातकाल जब पूरे देश में लगाया जाता है तो उस समय और क्या प्रभाव पड़ते हैं वो यहाँ पे बता रखे हैं। सबसे पहले आपको मार्क करना है पॉइंट नंबर 2, मार्क नहीं करना है इसे, ये हमने पहले मार्क कर लिया, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 250 के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, संसद को अधिकार प्राप्त होता है कि जब आपातकाल लगाए देश में तो उसको यह अधिकार होगा कि राज्य सूची के विषय में वो कानून बना सकती है। राज्य सूची में कौन से विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ एक राज्य को होता है, संसद को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन आपातकाल के समय जब पूरे देश में आपातकाल है तो इस समय संसद को शक्ति मिल जाएगी कि वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 250 केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो हमने पढ़ा था तो हमने इसे अच्छे समझ लिया था। तो इसको यहाँ पे बता रखा है कि ये प्रभाव है आपातकाल का। ठीक है, इसे मार्क नहीं करना है, इसे हमने वहां मार्क कर लिया था। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इसे मार्क करना है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है कि लोकसभा का कार्यकाल ही बढ़ सकता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। लेकिन आपातकाल की सिचुएशन में मान लीजिए 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश में आपात लगा हुआ है तो इलेक्शन तो करवाया नहीं जाएगा। तो इस समय क्या होगा, संसद द्वारा इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा कार्यकाल को, कि 1 साल के लिए और इन सभी का कार्यकाल चलेगा। तो 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है और ये कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, बार बार। 1 साल पूरा हुआ और तब भी आपातकाल चल रहा है तो फिर से 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे करके लोकसभा का कार्यकाल भी आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखिए जब आपातकाल खत्म हो जाएगा तो आपातकाल के खत्म होते ही 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपातकाल खत्म होगा तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको लोकसभा के इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उसके बाद 6 महीने के बाद इसका विस्तार आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 5। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब आपातकाल लगता है तो उस समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल 358 और 359। आर्टिकल 358 किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। तो आर्टिकल 358 के तहत क्या होता है कि जो अनुच्छेद 19 में हमारे स्वतंत्रता प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, एकजुट होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये जो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 19 के तहत, ये सबके सब आर्टिकल 358 के तहत अपने आप ही थोड़े समय के लिए निलंबित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगेगा वैसे ही आर्टिकल 19 के तहत जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और जैसे ही राष्ट्रीय आपात हटेगा वैसे ही ये सारे फिर से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इतना ध्यान रखना है
कि आर्टिकल 358 के तहत राष्ट्रीय आपात लगते ही आर्टिकल जो 19 के तहत मौलिक अधिकार है वो सब बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया वो आर्टिकल 358। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 359। वो क्या कहता है? आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। ठीक है, जो भी आपके दूसरे मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं? आर्टिकल 359 में। इनको बंद करने का अधिकार किसको है? इनको बंद करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहें तो आपके जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं उनको बंद कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपात लगा हो तब तक चाहे उन्हें बंद कर सकते हैं, और ना चाहे तो ना करें। ये अपने आप बंद नहीं होते दूसरे मौलिक अधिकार। आर्टिकल जो 19 के तहत मौलिक अधिकार है वो अपने आप बंद हो जाते हैं, और आर्टिकल जो दूसरे आर्टिकल्स के तहत मौलिक अधिकार हैं वो सारे अपने आप बंद नहीं होते। और ये दूसरे आर्टिकल्स वाले मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 359 के तहत बंद किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें जो ट्विस्ट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, मतलब जो अनुच्छेद 20 में कौन सा है कि दो सिद्धि में संरक्षण, और आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं देह स्वतंत्रता, ये जो दोनों मौलिक अधिकार हैं ये कभी भी बंद नहीं होते। ना ही अपने आप बंद होंगे, ना ही राष्ट्रपति जी इन्हें बंद करवा सकते हैं, हमसे छीन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो मौलिक अधिकार हैं ये आपातकाल के सिचुएशन में भी आपको प्राप्त रहते हैं। इनका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सब अपने आप बंद हो जाएंगे, और आर्टिकल 359 के तहत जो भी दूसरे मौलिक अधिकार हैं उन सबको राष्ट्रपति द्वारा बंद किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति द्वारा भी बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं। कि इसी से रिलेटेड आपको एक पॉइंट और याद रखना है। देखिए राष्ट्रीय आपात है वो 3 सिचुएशन में लगाया जाता है। एक तो किसी देश से हमारा युद्ध हो गया हो तब, दूसरा बाहर से हमारे देश पर कोई आक्रमण हो गया हो, बाह्य आक्रमण, तब लगाया जा सकता है, और तीसरा राष्ट्रीय आपात तब लगाया जा सकता है जब सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर ही दंगे फसाद चल रहे हो, हथियारों का इस्तेमाल हो रहा हो, तब लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि जो आर्टिकल 19 में जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कब बंद होंगे? जब ऊपर वाली 2 सिचुएशन के तहत आपात लगाया गया है तभी आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार है वो बंद हो सकते हैं। लेकिन जो सशस्त्र विद्रोह अगर चल रहा हो हमारे देश में, अंदर ही दंगे फसाद चल रहे हो, उस समय आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वो बंद नहीं होते। ये बता रखा है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण हुआ है उस समय तो आर्टिकल 19 वाले मौलिक अधिकार को बंद कर सकते हैं हम, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय हमारे आर्टिकल 19 के तहत वाले जो मौलिक अधिकार हैं वो बंद नहीं होते। ये क्लियर कर रखा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण होगा तभी आर्टिकल 19 के तहत वाले मौलिक अधिकार बंद होंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा संविधान संशोधन था ये आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कब बंद हो सकता है और कब बंद नहीं होगा आर्टिकल 19 वाला मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको दिखेगा अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है इसे आप मार्क करके पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या बता रखा है, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के दौरान ही लागू किया जा सकता है, आंतरिक आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 को लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 358 क्या कहता था? आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अनुच्छेद 359 को कब लागू किया जा सकता है? इसको बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 किससे रिलेटेड है? जो बाकी हमारे अनुच्छेद 19 को छोड़कर जो भी बाकी हमारे मौलिक अधिकार है उनके निलंबन से ये रिलेटेड है। इसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर रहेगा कि कब 358 के तहत वाले मौलिक अधिकार बंद होते हैं और कब आर्टिकल 359 के तहत मौलिक अधिकारों को बंद किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए 7th पॉइंट जो है उसके नीचे आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिखेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को एकदम रट लेना है आपको, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कब आपातकाल लगाया गया था, देश में कितनी बार आज तक आपात लगाया गया और कब कब लगाया गया। देखिए सबसे पहला आपातकाल कब लगाया गया था? प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई थी। तो 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उस समय सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात है उसकी घोषणा की गई थी। तो इसको लिख लीजिएगा, मतलब इसको मार्क कर लीजिएगा, याद रखना है आपको इसे। नेक्स्ट है दूसरी बार आपात की घोषणा 1971 में की गई थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था उस समय दूसरी बार पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था। लास्ट है तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गई थी। तो अभी तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, उसके बाद 1971 में
पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उस समय, लास्ट वाला 1975 में आंतरिक गड़बड़ी, देश में सशस्त्र विद्रोह का खतरा बन रहा था, उस समय लगाया गया था। तो इन तीनों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है राष्ट्रपात, ठीक है। इसके बाद आता है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपात 352, 4 आर्टिकल्स आप आगे बढ़ेंगे 356 में आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन, और इसके बाद आप 4 आर्टिकल्स और आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 360 आपका बोलता है वित्तापात, ठीक है। 4 आर्टिकल्स आगे बढ़ेंगे तो तीनों आपातकाल के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो राज्यपात जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है, ये आर्टिकल 356 के तहत लगेगा। इसके बाद आपको याद रखना है कितने समय के लिए लगता है, तो कम से कम 2 महीने तक के लिए राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसे 6 माह तक संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है हर बार, और ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी राज्य में 3 साल तक के लिए रह सकता है। तो किसी राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन 3 साल के लिए रहेगा और कम से कम 2 महीने के लिए रहेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है देखिए किस राज्य में सबसे पहले लगाया गया था और किस राज्य में सबसे ज़्यादा समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया अभी तक। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था, ठीक है, 1951 में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे लगाया गया सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और आज तक सबसे ज़्यादा समय तक किस राज्य में रहा राष्ट्रपति शासन, तो जम्मू कश्मीर राज्य में अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। इस राज्य में राष्ट्रपति शासन से एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य की देखभाल राष्ट्रपति की ओर से उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस समय बर्खास्त हो जाते हैं और जो भी राज्य की शासन प्रणाली है उसको कौन चलाते हैं, राज्यपाल चलाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका वित्तापात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए ये तब लगाया जाता है जब ऐसा लगे कि देश में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी वित्तीय संसाधन है, उनकी कमी आ रही है, या फिर देश में जो फाइनेंस है उस पर कोई खतरा आने वाला है, उस समय वित्तापात लगाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 360 के तहत वित्तापात लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बनता है इससे, या ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने समय के लिए लगाया जाता है, तो कम से कम ये 2 महीने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और 2 महीने के लिए लगेगा, 2 महीने के भीतर अगर संसद ने इसे पारित कर दिया तो ये और समय तक चलेगा, वरना ये वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कम से कम वित्तापात 2 महीने के लगाया जाएगा। इसके सम्मुख इसे इसके आगे से जाने के लिए संसद से स्वीकृति लेनी होगी, और ये ज़्यादा ज़्यादा कितने समय तक रह सकता है, अनिश्चित काल के लिए। तो इससे रिलेटेड 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला, किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, 360 के तहत। दूसरा, कम से कम कितने समय के लिए चलता है ये वित्तापात, 2 महीने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अनिश्चित काल, मतलब एक इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी वित्तापात किसी देश में चल सकता है, मतलब हमारे देश में चल सकता है। ये आपका ऊपर भी लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस पॉइंट में, वित्तापात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। अगर संसद ने इसे पारित कर दिया एक बार तो ये तब तक कार्य में रहेगा जब तक इसे संसद वापस नहीं लेती, ठीक है। तो वित्तापात से बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और यूजफुल लगी होगी आपको। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।